बच्चों हम लोग एनसीईआरटी पर फोकस रहेंगे, ये बात पहले हमने बताया भी था। तो ऐसा क्यों एनसीईआरटी पर फोकस रहेंगे? कल वाली लेक्चर में कुछ चीज़ें हमने जनरली पढ़ा दिया है ना, तो उसी के आगे कल वाले लेक्चर के आगे ही हम लोग बढ़ेंगे। तो अभी देखिए, मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगा बच्चों कि मैं जहाँ पर पढ़ा रहा हूँ वहीं पर आप फोकस रहें। तो एक बार आप मेरे साथ समझ लें मेरी आवाज़ के साथ, फिर आपके लिए आसानी हो जाएगा। तो एनसीईआरटी पर क्यों फोकस रहें, ये तो देखो क्वेश्चन, ये यहाँ ध्यान दीजिए, ये जेई का क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ से आप देख सकते हैं। देखो आप, ये जेई 2025 में क्वेश्चन किया गया 3 अप्रैल को। 3 अप्रैल को ये क्वेश्चन पूछा गया जेई मेन का, है ना। तो अब देखो जरा क्वेश्चन समझते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, है ना, फॉर कटायंस इन वाटर एट 298 केल्विन ईच। मतलब सवाल ये कह रहा है बच्चों कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये बहुत सारे यहाँ आपको दिख रहा है कटायंस, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का ऑर्डर कौन सा इसमें सही है ना। यहाँ आप देख ले H प्लस ग्रेटर देन Na प्लस K प्लस Ca2 प्लस Mg2 प्लस, है ना। तो लिमिट है ना, तो यहाँ पर क्या है, ये वाटर में ये सब आयन प्रेजेंट हैं, तो किसकी मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो देखो ये शब्द जो लिखा गया है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को, देखो यहां से ये वाला वर्ड, तो कितना वर्ड हम बता रहे हैं भाई, देख लो ये जो वर्ड है, यहां से दिमाग लगाओ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, है ना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। देखो ये इतना, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये देखो लिखा है हमने, है ना। तो ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों हम लोग लेमडा एम एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, या कहीं कहीं पर नाट भी ऊपर लगा दिया जाता है, या इसी चीज को भाई देखो, ये यही है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसी चीज को कभी कभी हम ऐसे भी लिख देते हैं लेमडा एम नॉट, यही है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मेरे ख्याल से बातें आप समझ गए, है ना, ये यहां से है। तो बहुत सारे ये आयंस दिए गए हैं। अब इसमें बच्चों मैं ये क्वेश्चन क्यों लिया हूं, पहली चीज तो देखो 2025 में पूछ रहा है ना, ऐसा प्रश्न। तो अब इसमें जो आंसर है, तो पहले मैं आंसर ही बता करके एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं यहां पर, है ना। तो इसका आंसर जो दिया गया है, तो वो आंसर जो करेक्ट आंसर है वो बी है। तो अब बी वाला आंसर सही क्यों है, इसको हम कुछ एक्सप्लेन करेंगे, फिर आपको कुछ काम की बात बताएंगे। तो देखो H प्लस आयन की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है। इसका रीजन ये है बच्चों कि इसका साइज बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है, तो ये बहुत तेजी से, इसकी मोबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। तो यानी कटायन जितना ही ज्यादा दौड़ेगा, है ना, कटायन जितना ज्यादा दौड़ेगा उतना ही ज्यादा वो कंडक्टिविटी उसकी ज्यादा होगी, यानी उतना ही ज्यादा वो इलेक्ट्रिक कंडक्ट करेगा, इसीलिए H प्लस का सबसे ज्यादा है। अब देखो पॉइंट पर आओ, तो या इन दोनों पर 2 प्लस है ना, तो इन दोनों में चेक करें, इसकी तो देखो रीजन बता दिया गया, इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा क्यों है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसकी सबसे ज्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ साइज फैक्टर काम कर रहा है, इसका साइज बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत बहुत छोटा है, यानी ये प्रोटॉन है ना। न्यूक्लियस
न्यूक्लियस का साइज एटम की तुलना में बहुत कम होता है ना। अगर वो आप कैलकुलेशन वगैरह किए होंगे तो आप जानते होंगे कि जो न्यूक्लियस का साइज है ना, 10⁻15 10⁻15 न्यूक्लियस को एक साथ रखा जाए तो एक एटम की साइज बनती है। तो साइज देखिए एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा छोटा हो जा रहा है। तो ये तेजी से भागेगा, यानी अगर साइज इतना छोटा है तो ये इतना तेजी से भागेगा, तो फिर इस वजह से इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जा रही है। अब ये H+ मतलब प्रोटॉन यानी न्यूक्लियस, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। और जैसा कि हमने एक डेटा आपको दिया जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है, उसमें रेडियाई और एटम की रेडियाई दिया गया है, तो उससे कोई भी व्यक्ति कैलकुलेट कर लेता है। तो 10⁻15 न्यूक्लियस को एक साथ रखो तो एक एटम का वॉल्यूम बनता है ना। यानी 10⁻15 न्यूक्लियस का वॉल्यूम बराबर एक एटम का वॉल्यूम। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इस वजह से H+ की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है और ये लॉजिकली ऐसा बताया जा सकता है, जो कि हमने आपको बता दिया। अब यहाँ देखो, मैं तुलना करूंगा बचे हुए 4 में। तो बचे हुए 4 में 4 का ऑर्डर ऐसा क्यों आ रहा है, तो मैं ये कहूंगा बच्चों कि देखो इन दोनों पर तो 2+ का चार्ज है। भाई जिस आयन पर चार्ज ज़्यादा होगा, अगर वो दौड़ेगा तो इसका मतलब ज़्यादा चार्ज दौड़ रहा है, उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो इसीलिए ये दोनों पहले आ गए और इस पर एक एक चार्ज है, इसके बाद ये चले गए। अब मैं इसमें तुलना करूंगा कि इन दोनों में ये Ca2+ पहले क्यों हो गया, Mg2+ बाद में क्यों हो गया, अब इसको बताऊंगा मैं। तो यहाँ पर ये बताया जा सकता है बच्चों कि Mg2+ का साइज बहुत छोटा होगा, क्योंकि इसमें 2 ही सेल होगा और इसका साइज बड़ा होगा, तो इसका सॉल्वेशन बहुत अधिक हो जाएगा, है ना। तो H2O मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा ग्रुप में यहाँ जुड़ जाएंगे तो ये बहुत बड़ा साइज बना लेगा, और यहाँ कम H2O मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो ये इसका साइज छोटा रह जाएगा। इसका साइज बड़ा होने के बावजूद भी सॉल्वेशन के बाद ये छोटा रह जाता है और ये बड़ा हो जाता है। तो इसलिए इसकी मोबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, इसकी मोबिलिटी कम रहेगी, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा हो गई। सेम लॉजिक देखो यहाँ पर भी लग रहा है, इस वाले में भी सेम लॉजिक लग रहा है। क्या लॉजिक लग रहा है कि भाई Na+ का साइज तो छोटा है, लेकिन इसका सॉल्वेशन होकर के ये साइज में बड़ा हो जाएगा, और K+ का साइज बड़ा है, इसका सॉल्वेशन कम होगा, तो आफ्टर सॉल्वेशन इसका साइज बड़ा रहेगा, इसका छोटा हो जाएगा। देखो सॉल्वेशन से पहले, सॉल्वेशन का मतलब H2O मॉलिक्यूल इसको आकर के घेरेंगे। सॉल्वेशन का क्या मतलब हुआ, H2O मॉलिक्यूल आकर के घेरेंगे, तो यहाँ चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा H2O मॉलिक्यूल घेर लेंगे, तो फाइनली इसका साइज बड़ा हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप बात समझ गए। अब देखो, अब इतना लॉजिक लगा करके एग्जाम में आंसर देना तो भाई इतना सरल भी नहीं है। तो इसका जो अल्टीमेट उत्तर निकलता है भाई एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाए, तो उसका एक बार फिर प्रमाण मिल जा रहा है बच्चों कि NCERT का ये डेटा है यार, और इस डेटा को भाई बहुत टू दी पॉइंट, कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ये तो मैं अपनी समझ और अपने दिमाग का यूज करके दे रहा हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत सारी हमने पढ़ी, लेकिन ऐसा कुछ देने के लिए NCERT में कुछ लिखा नहीं, बस केवल और केवल एक चार्ट दे दिया है। तो वो चार्ट भी मैं आपको दिखाई दूंगा, है ना। चाहे तो वो चार्ट आप देख ले तुरंत, इसमें मैं चार्ट को शूट कर दे रहा हूँ, राइट। तो चार्ट आप देख ले, सीधा NCERT का चार्ट है। अब उसमें देखो एक बात मैं फिर से बता दूं, ये सीधा सीधा ये लिखा ही गया है ना, यही ये लाइन, तो इसकी कंडक्टिविटी सीमेंस में दी गई है ना, इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दी गई है और मोलर कंडक्टिविटी।
तो आप जो है चार्ट को देख सकते हैं, लेकिन इसके बगल में एक रो और भी है जिसमें OH माइनस, SO4 माइनस माइनस O भी है। तो भाई आज अगर इसको पूछा है तो कल हो सकता है उसको भी पूछ ले। तो इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ भाई NCERT का एक भी शब्द हमारे लेक्चर से बचेगा नहीं, है ना। अब 2024 की भी कहानी आगे मैं दिखाई दे रहा हूँ। ये 2000 है ना, 2025 में बिल्कुल NCERT का एक टेबल है, उठा करके दे दिया सवाल के रूप में। अच्छा, 2024 में भी वही काम किया है। 2024 में ये लाइन भी मैं शूट कर दूंगा, तो 2024 में ये लाइन भी डायरेक्ट लिखी गई है। अब देखो मैं सवाल को पढ़ दे रहा हूं, तो सवाल को पढ़ रहा हूं मैं। आइडेंटिफाई द फैक्टर्स फ्रॉम द फॉलोइंग दैट डज नॉट, अब देखो डज नॉट को ध्यान में रखना है, डज नॉट अफेक्ट इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन। तो कल मैंने फैक्टर पर चर्चा किया था, कल वाले लेक्चर में कौन कौन से फैक्टर हैं जो कंडक्टेंस को जो है इन्फ्लुएंस करेंगे। तो अगर आपको याद हो तो इसमें भाई ये वाला भी फैक्टर इन्फ्लुएंस करेगा, ये वाला फैक्टर भी इन्फ्लुएंस करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस को इन्फ्लुएंस करेगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी इन्फ्लुएंस करेगा। ये वाला जो है ना, ये सब इन्फ्लुएंस करेंगे। तो वो नॉट पूछ रहा है, इसका मतलब ये भी उत्तर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यही वाला आंसर हो जाएगा। तो यही इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। अच्छा, ये जो तीनों लाइनें लिखी गई है बिल्कुल NCERT जैसे लिखा गया वैसे यहाँ क्वेश्चन में है। तो कुल मिलाकर के नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड यूज्ड, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड जो है ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को, है ना, कंडक्टेंस को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, ऐसा भी NCERT में लिखा गया है। तो उन लाइनों को मैं अच्छे से शूट कर दे रहा हूं, यहाँ वाला टेबल और यहाँ वाली ये लाइनें, तो आप देख सकते हैं 10 सेकंड लगेगा, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, राइट। तो बच्चों ये देखिए, ये वाला चार्ट है, टेबल 3.4 लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर सम आयंस इन वाटर। अब देखिए एक रो दे दिया गया है, H प्लस का सबसे ज़्यादा है, देखिए 349, H प्लस के बाद कैल्शियम का है देखिए 119, ऊपर यूनिट भी दी गई है, यूनिट साफ साफ दिख रही है ना, यूनिट जो है क्या है, सीमेंस, है ना, यूनिट मैं पढ़ दे रहा हूँ, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, है ना, अभी वो लिखा भी गया है, आगे भी आप यूनिट देख लेंगे, है ना। तो यूनिट दोनों में वही है, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो अगर मान लीजिए ये पहला रो पूछा गया तो OH माइनस Cl माइनस Br माइनस CH3CO माइनस SO4 2 माइनस, इसे भी पूछा जा सकता है, राइट। अब अगले सवाल वाला डेटा दिखा रहा हूँ जो एग्जैक्ट लिखा गया है। अब बच्चों ये देखिए 5 पॉइंट, ये NCERT का ही पेज का है ना। तो यही आपने जो है वहाँ ऑप्शन में भी देखा था, तो इसमें देखिए बी वाला ऑप्शन जो मैंने आंसर में अभी अभी दिखाया तो वो नहीं है ना। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड ये कंडक्टेंस को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। देखिए ये लास्ट में लिखा गया है ना, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक आयनिक सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन 0.1 2 3 4 5, है ना। इसका मतलब डायरेक्ट NCERT का लैंग्वेज ही सवाल है ना। तो बच्चों आपने जो है NCERT वाला जो पेज था उसको भी हमने शूट किया इसमें, तो उसको आपने देखा। अब हम फिर पॉइंट पर आ गए। इसका मतलब कि जो हमारा फोकस रहेगा बच्चों, मैं यही प्रयास करूंगा कि NCERT का एक एक शब्द जो है हमारे लेक्चर में आ जाए, कोई एक शब्द मिस ना हो। तो चलिए फिर आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए अब कुछ हमने देखो यहाँ लिख दिया है मैंने सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो कुछ पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं भाई, ये भी प्रश्न ही बन सकते हैं।
तो पहला एक पॉइंट की चर्चा हमने किया कि ये जो कंडक्टिविटी है बच्चों, और ये सरल सरल बातें भी हैं भाई, समय बचाने के लिए लिखा है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि समय तेजी से भाग जाता है ना। तो समय बचाने के लिए कुछ चीज़ें लिखी भी गई हैं, और चूंकि इम्पोर्टेंट ये है बच्चों की एग्ज़ाम आपको देना है और वो बेहतर कंटेंट आपको मिल सके, बस वही उद्देश्य होता है एक टीचर का। तो यहाँ ये भी सवाल पूछे जा सकते हैं। देखिए कल हमने लिखा था, तो ये कंडक्टिविटी जो है वो देखिए प्रेशर पर भी डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पर भी, और नेचर ऑफ मटेरियल पर भी। तो ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए। अच्छा, एक पॉइंट एनसीईआरटी ने ये बहुत बढ़िया लिखा है कि जो भी मटेरियल है दुनिया में, तो क्लासिफिकेशन मैंने मटेरियल का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दियर कंडक्टिविटी, है ना। तो किसी भी मैटर का, किसी भी मटेरियल का क्लासिफिकेशन कंडक्टिविटी के बेस पर अगर किया जाए, तो हम जो है एक को क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे, एक को सेमीकंडक्टर बोलेंगे, और एक को इंसुलेटर बोलेंगे, और एक को ये सुपर कंडक्टर बोला गया है। अब इसमें सब में कुछ एग्जाम्पल जो है एनसीईआरटी ने लिखे हैं, है ना। अब हो सकता है कभी एग्जाम में वो एग्जाम्पल ही दे दे, तो उससे अच्छा है भाई, अब सब रटना तो इतना आसान है नहीं, तो अगर एक बार पढ़े रहेंगे तो जाते समय अगर हम एग्जाम में देख लेते हैं तो एग्जाम भाई दिमाग में अगर बैठ जाएगा। अब जैसा कि ये सवाल आपने देखा, अगर कोई बच्चा ध्यान से ये टेबल पढ़ा रहा होगा तो ये जनरल लॉजिक लगा सकता है, लेकिन फिर भी कंडक्टिविटी के विषय में अगर नहीं पढ़ा है तो ये सोचना इतना सरल भी नहीं होगा, वो सरलता से सोच ली, है ना। अब देखिए हम कहने के लिए तो कह दें नहीं सवाल बहुत सरल है, ये तो ऐसा है ना, कहने के लिए हम कह सकते हैं, लेकिन जब ये क्वेश्चन हमारे सामने ये रखा जाएगा बच्चों के द्वारा कि सर एनसीईआरटी में कितनी टेबल है और हम कितनी टेबल को याद करेंगे, तो ये एक चैलेंजिंग विषय बन जाता है। तो फिर अब वही रास्ता बच रहा है कि भाई एनसीईआरटी का एक एक शब्द हम छोड़ नहीं सकते। तो अब यहाँ जैसे ये कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और सुपर कंडक्टर कौन बच्चा नहीं जानता है ना, सब बच्चे जानते हैं, किसी से पूछ लीजिए। तो गुरुजी यहाँ लिख करके पढ़ाने का क्या फायदा, वो भी शूट करके आप पढ़ा रहे हैं। इसके एग्जाम्पल हो सकता है पूछे जाए कभी, है ना। तो ये इस एग्जाम्पल की वजह से, एग्जाम्पल को आप देख लें, इसमें कोई एक एग्जाम्पल हो सकता है कि एग्जाम में आए और वो हमारे लिए चैलेंज बन जाए, तो वही एग्जाम्पल को दिखाने के लिए। तो मेटल कंडक्टर होता है, हर बच्चा जानता है। मेटल एलॉयज कंडक्टर होता है, हर बच्चा जानता है। लेकिन हो सकता है कुछ बच्चा ये ना जानता हो कि कार्बन ब्लैक भी कंडक्टर के जैसा काम करता है। ग्रेफाइट कंडक्टर है, ये हर बच्चा जानता है ना। लेकिन कार्बन ब्लैक कुछ ही बच्चे जानते होंगे, हो सकता है, और जो जानते हो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये सब एनसीईआरटी ने लिखा है एक एक शब्द, मैंने अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं किया है ना। सिर्फ एनसीईआरटी के शब्द हैं, वो इसलिए शब्द हैं कि अभी तो ये 2 क्वेश्चन हमने लिया, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से हैं, तो कभी ये शब्द लिख करके हमारे सामने आ सकते हैं। अच्छा, ज़्यादा पेजेज नहीं होते हैं एनसीईआरटी में, तो वहाँ हम ये भी नहीं कह सकते भाई हमारे सिलेबस के बाहर या बहुत डीप में प्रश्न पूछा गया है, तो ये रटाऊ टाइप के प्रश्न हैं। अब देखो और भी कंडक्टर बनाए गए हैं, ये देखो मजेदार लिखा मैंने, क्यों, इसके लिए ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक पॉलीमर जो है वो भी कंडक्टर के जैसा काम कर रहे हैं। अच्छा, वो पॉलीमर कौन कौन से, उसका नाम भी देखो हमने लिख रखा है यहाँ पर, तो ये कभी पूछे जा सकते हैं ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जिस हिसाब से प्रश्न बन रहा है। तो देखो पॉलीएनिलीन और पॉलीपायरोल और पॉलीथायोफीन, बल्कि इन सब चीज़ों की डिस्कवरी करने वाले वैज्ञानिक को उस ईयर में, जब ये ईयर की डिस्कवरी वो सब भी लिख लेता या बता देता, तो फिर वो कुल मिलाकर के बहुत ही ज़्यादा मटेरियल डेंस होता है ना। तो वो सब याद करना बड़ा ही चैलेंजिंग है। टीचर उतना लिखता है जितना सोचता है कि हमारा बच्चा आसानी से याद कर ली जाए,
इसकी डिस्कवरी करने वाले वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज भी मिला है। एनसीईआरटी में नीचे सबसे बहुत बारीक पॉइंट में लिखा गया है ना, तो ये इसी के लिए हमने इसको लिखा है। अब आओ जरा सेमीकंडक्टर में, तो सेमीकंडक्टर वाला पॉइंट मेरे ख्याल से सब बच्चे जानते हैं, तो ये ज़्यादा टफ नहीं है। सिलिकॉन तो भाई, और सिलिकॉन डोप्ड और गैलियम आर्सेनाइड, तो ये बच्चे जानते हैं। अच्छा, इंसुलेटर में ग्लास हर बच्चा जानता है। सिरामिक्स जो है इंसुलेटर होती है, ये हो सकता है कोई बच्चा जानता हो, मैक्सिमम बच्चे नहीं जानते होंगे, है ना। अब सुपर कंडक्टर का मामला क्या है? सुपर कंडक्टर की ये देखो बढ़िया तो डिफिनीशन पहले तो एनसीईआरटी ने दे दिया है। सुपर कंडक्टर हम उसी को बोलेंगे जिसका जीरो रजिस्टिविटी हो और इनफिनाइट कंडक्टिविटी हो। तो अब अगर दो शब्द अगर आपको याद रह गए तो आप सुपर कंडक्टर की डिफिनीशन कहीं भी दे सकते हैं, जीरो रजिस्टिविटी, इनफिनाइट कंडक्टिविटी। अब आइए, इसमें एक बहुत चैलेंजिंग चीज लिखा है, सुपर कंडक्टर का काम कौन करता है? मेटल करते हैं और एलॉयज करते हैं, लेकिन यहाँ कंडीशन लगा दिया है 0 से 15 केल्विन पर, जो कि प्राप्त करना बड़ा ही असंभव है ना। इस टेम्परेचर को अचीव करना असंभव है, तो इसका मतलब कि इस टेम्परेचर पर किसी मटेरियल को हम ले नहीं जा सकते, तो फिर जो है हम सुपर कंडक्टर बना नहीं सकते। तो अब एक चीज और लिख दी गई है, ये भी पूछी जा सकती है, वो क्या लिखी गई है? सिरामिक मेटल मटेरियल प्लस मिक्स्ड ऑक्साइड, है ना। तो सिरामिक मटेरियल प्लस मिक्स्ड ऑक्साइड, इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो ये 150 केल्विन पर भी सुपर कंडक्टर बन सकता है। इसका मतलब कि देखो 15 केल्विन और 150 केल्विन में बहुत बड़ा फर्क है। हम एफर्ट करके यहां हो सकता है पहुंच जाए तो सुपर कंडक्टर हम बना ले जाएंगे। देखो ये सब बताने के पीछे का मेरा लॉजिक क्या है, ये है बच्चों कि अगर कोई बच्चा, मैं चलो ये जो है ये बात आज इसमें बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आयरन मैन मूवी देखे होंगे मैक्सिमम बच्चे आजकल के ज़माने में, उसमें जो क्लास 12th की फिजिक्स है, उस क्लास 12th की फिजिक्स नहीं देखा है तो जा करके आप देख लो। क्लास 12th की फिजिक्स के कवर पेज पर वो आर्क रिएक्टर छापा गया है ना। क्लास 12th की फिजिक्स की बुक के कवर पेज पर ऊपर आर्क रिएक्टर छापा गया है, जिस आर्क रिएक्टर को पहन करके वो आपका जो सुपर हीरो है उड़ता है ना, मिसाइल को पछाड़ देता है, ये सब चीज़ें। तो अब देखो चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, लेकिन इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एनसीईआरटी में ये सारे शब्द डाले हैं। और शुरुआत में एनसीईआरटी ने क्या लिखा है कि भाई ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो चैप्टर है, यहाँ से नई टेक्नोलॉजी का जन्म होगा। तो इसका मतलब वो यही चाह रहा है कि उसने जितना शब्द लिखा है मास्टर उस पर डीप एनालिसिस बच्चों के साथ करे, और मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं डीप एनालिसिस करने के लिए तैयार हूँ। अभी तो मामला शुरू हुआ है, छोटे छोटे लेक्चर डाले हुए हैं, तो मैं प्रयास करूँगा कि अधिक से अधिक अच्छे अच्छे सवाल और उसका पूरा कोर कंसेप्ट खूब डिटेल में आपके साथ बहस किया जाए। तो यहाँ पर ये मामला खत्म हो जाता है। अब देखो एक पॉइंट ये यहाँ लिखा है एनसीईआरटी ने, यहाँ से आप देख लो। अगला एक पॉइंट जो प्योर H2O है, सभी बच्चे जानते हैं कि प्योर H2O का डिसोसिएशन बहुत कम होता है, इसलिए उसमें H+ और OH- आयन का कंसंट्रेशन ये इतना है। अब इस पर मैं समय नहीं दूंगा, ये सब बच्चे जानते हैं, इसीलिए इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम है। देखिए ना के बराबर है, 10⁻⁻⁵, है ना। सीमेंस मीटर इनवर्स, तो 10⁻⁻⁵ बहुत ज़्यादा कम है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि प्योर वाटर जो है वो इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं करता। अब करेगा भी तो इतना कम करेगा, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनेगा, है ना। तो ये अब देखो कल जो है ये वाला पॉइंट जो यहाँ हमने लिखा है, कल इसको हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन ये जितनी बातें मैंने लिखा है ये एनसीईआरटी की लिखी हुई बातें हैं।
अब वही समय बचाने के लिए हमने लिख लिया, नहीं तो हम डायरेक्ट भी समझा देते, है ना। तो फिर से अब कल इसको मैं पढ़ाया हूँ, लेकिन ये वाली बात आप समझें, मैंने कल जो पढ़ाया है वो ये डायरेक्ट फार्मूला पढ़ाया है। तो अगर आपको कल वाले लेक्चर को आप देखेंगे तो ये क्या है, मोलरिटी है ना, और ये क्या है, कंडक्टिविटी है, और ये 1000 है ना। कल ये फार्मूले को मैं डायरेक्ट लिखा हूं, इस फार्मूले तक कैसे पहुंचा गया है, इसमें से यूनिट वगैरह को फंसा करके आपसे सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी ने इसे बहुत मजे में लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। सारे शब्द ये एनसीईआरटी के हैं, थोड़ा सा यहाँ मैंने फेर बदलाव किया है सरल बनाने के लिए, तो वो आप देख ले, समझ लें। अब देखिए ये जो मोलर कंडक्टिविटी है, इसकी यूनिट यहां पर है सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अच्छा, कल जो हमने यूनिट यूज किया है अपने पिछले लेक्चर में, तो यही यूज किया है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, लेकिन देखो यहां मीटर स्क्वायर है। तो एक बात ये समझना होगा आपको, है ना, एक बात यहां पर एक पॉइंट ये समझना पड़ेगा। अब जरा देखो, ये मोलर कंडक्टिविटी एक कप्पा अपान सी ही है। अब ये सी जो है वो कंसंट्रेशन है, सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एक इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन है, लेकिन इसकी यूनिट किस में दी गई है, मोल मीटर पावर -3, और कप्पा की यूनिट है सीमेंस मीटर इनवर्स। अब यहां ये देखो बहुत मजेदार लाइन ये लिखी गई है कि ये वाली लाइन आप देखें, 1 मोल मीटर पावर -3 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दो, 1 मोल मीटर पावर -3 को हम लिख सकते हैं, देखो 1000 लीटर बटे मीटर क्यूब इंटू मोलरिटी, किसमें, मोल पर लीटर में। देखो कितना बढ़िया लिखता है एनसीईआरटी। अब देखो इसमें क्या किया गया है, देखो सीधा सीधा समझो जरा बात को, इसमें देखो लीटर से गुणा कर दिया गया और लीटर से डिवाइड कर दिया गया। पहले तो ये देखो चालाकी किया गया है, और मीटर क्यूब नीचे है तो ये मीटर क्यूब नीचे है ही है। अच्छा, अब जरा ध्यान देना है कि ये मीटर क्यूब में कितना लीटर होगा, 1000 लीटर होगा। एक मीटर क्यूब में कितना लीटर होगा भाई, एक मीटर क्यूब में 1000 लीटर होगा। तो देखो 1 मोल मीटर पावर -3 इज इक्वल टू 1000 लीटर पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड मोलरिटी मोल पर लीटर। कैसे चालाकी किया गया, देखो लीटर से इसमें गुणा भी कर दिया गया, इसी यूनिट, देखो किसमें, यही जो यूनिट है, इसी यूनिट में लीटर से गुणा भी कर दिया गया, लीटर से भाग भी दे दिया गया। तो ये ऐसा बन के सामने आ गया हमारे सामने। अब देखो इसी फार्मूले को बदला जाएगा, तो कप्पा को किस में बदल दिया गया, सेंटीमीटर को, देखो कप्पा सीमेंस मीटर इनवर्स है, तो यहां कप्पा सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट किया गया। यहां मीटर स्क्वायर था, इसे भी सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया गया, है ना। अब यहां क्या मामला बनेगा, देखो दिमाग लगाओ, 1000 लीटर मीटर क्यूब, यानी ये कंसंट्रेशन जो इसमें है, तो ये वाला यहां लाइन लिख दी गई, ठीक भाई। अब देखो क्या उद्देश्य क्या है कि इस मीटर को भी सेंटीमीटर में बनाया जाएगा। तो इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे, ध्यान दो, इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे, यही लाइन एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है, ध्यान समझो, 1000 को हम यही रहने देंगे, गुणे का साइन लगा देंगे, लीटर और मीटर क्यूब की यूनिट को हम ऊपर ले जाएंगे। तो लीटर अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ ये बटे में आ जाएगा,
मीटर अगर ऊपर जाएगा तो ये पावर 3 हो जाएगा। अब मीटर पावर 3 को अगर सेंटीमीटर बदलेंगे तो 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब अपान लीटर है ये, समझ गए। अब ये 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर 6 कट गया, ये लाइन नहीं लिखा है एनसीईआरटी में, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। तो यहां फिर वही 1000 बच गया। अब ये सेंटीमीटर अपान लीटर, ये सेंटीमीटर क्यूब अपान लीटर, और ये देखो मोल पर लीटर, ये मोलरिटी वाला कंसेप्ट है। अब ये सेंटीमीटर में ये भी हो गया सीमेंस सेंटीमीटर, तो यहां भी इसकी भी यूनिट जो ऑलरेडी सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में थी तो वो ये चीज कर दी गई, राइट। तो मेरे ख्याल से इसे आप इजीली समझ सकते हैं अपना भी दिमाग लगा करके। तो इसे आप समझिए, हमने इसी इतनी बात को समझाने के लिए 30 मिनट ले लिया, राइट। अब यहाँ इंटर कन्वर्जन जो है छोटे मोटे वो आप कर सकते हैं। जैसे अगर कहीं पर लिखा गया है बच्चों, क्या लिखा गया है कि 1 सीमेंस है ना मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, अगर ऐसा लिखा गया है तो ये बराबर हो जाएगा 10 टू द पावर 4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, मोल इनवर्स। मेरे ख्याल से ये बात बहुत बढ़िया से समझ में आपको आई होगी, है ना। अब इसका अपोजिट वाला भी अगर जरूरत पड़े तो कभी, तो देखिए 1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर है ना इनटू मोल इनवर्स। अब अगर इसे मीटर में बदलना हो तो 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -4 सीमेंस मीटर स्क्वायर इनटू मोल इनवर्स। तो मेरे ख्याल से ये सब बदला जा सकता है। देखो क्या किया गया है, इसी मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में करने के लिए 10 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर -4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो ऐसा इंटर कन्वर्जन आपके सवालों में भी आ सकता है, तो जिसे आप आराम से कर सकते हैं। तो ये मोटी मोटी बातें हमने आपके साथ किया, राइट।